जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। एग्जाम की दृष्टि से जो करंट अफेयर्स जरूरी है उनको लेके आया हूं 11 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक। पहला क्वेश्चन क्रिकेट से देख लेते हैं। रविचंद्रन अश्विन एलीट 500 टेस्ट विकेट क्रिकेट क्लब में शामिल हुए, ऐसा करने वाले वो दूसरे भारतीय बने। चलिए क्या डिटेल्स निकल के आ रही है देख लेते हैं। रविचंद्रन अश्विन ने 16 फरवरी 2024 को राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में अपना 500वां टेस्ट विकेट हासिल किया। देखिए राजकोट में कौन सा स्टेडियम है, निरंजन शाह स्टेडियम। इसको भी याद करिए, जब हम पढ़ते हैं तो दो तीन चीज याद होनी चाहिए। 37 वर्षीय ऑफ स्पिनर कौन है, ऑफ स्पिनर अश्विन अपने 98वें टेस्ट मैच में, कौन सा 98वें टेस्ट मैच में उन्होंने यह मुकाम में पहुंचे। दूसरे दिन के जो अंतिम सत्र में जैक कॉली को अश्विन ने आउट किया, उसके बाद अनिल कुंबले के बाद टेस्ट इतिहास में 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय बन गए। तो इस तरह से एग्जाम में क्या क्वेश्चन निकल के आएगा, रविचंद्रन अश्विन ने पहले टेस्ट इतिहास में 500 विकेट लेने वाला एकमात्र भारतीय क्रिकेट कौन है। रविचंद्रन अश्विन से पहले टेस्ट इतिहास में 500 विकेट लेने वाला एकमात्र भारतीय भारतीय क्रिकेटर कौन है। विराट कोहली, अनिल कुंबले, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा। इसका सही आंसर निकल के आएगा बी, अनिल कुंबले। अब नेक्स्ट जो आ रही है न्यूज, आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक सेवाओं की समय सीमा 15 मार्च 2024 तक बढ़ा दी। आपको मैं पहले बताया था कि उसमें बैन लगने जा रहा है। कुछ चीजें थोड़ा सा जान जाते हैं। ग्राहकों को 15 मार्च 2024 तक जमा क्रेडिट लेन देन, प्रीपेड सेवा, जो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है उसकी अनुमति देता है। आरबीआई के अनुसार 15 मार्च 2024 के बाद किसी भी ग्राहक खाते में कोई भी जमा या क्रेडिट लेन देन, टॉपअप की अनुमति नहीं दी जाएगी। अभी प्रतिदिन कुछ ना कुछ घटनाक्रम होता है। पहले 29 फरवरी था, 15 मार्च। अगर सभी कुछ सही रहा तो पेमेंट बैंक शुरू हो सकता है, या फिर अगर संचालन में कोई दिक्कत गई तो ये कार्यक्रम यहाँ पे इनका पेटीएम को बंद करना पड़ेगा। इसमें क्या क्वेश्चन निकल के आ सकता है, पेटीएम पेमेंट बैंक का संचालन करने वाली कंपनी कौन है। ऑप्शन आ सकता है पेटीएम, 197 कम्युनिकेशन, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। इसका सही आंसर 197 कम्युनिकेशन। फिर क्रिकेट से न्यूज निकल के आ रही, रोहित शर्मा आगामी 2024 T20 विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम का नेतृत्व करेंगे। देखिए थोड़ा सा क्या डिटेल निकल के आ रही है। बीसीसीआई सचिव कौन है, सचिव बीसीसीआई के जय शाह ने 15 फरवरी 2024 को पुष्टि की है कि रोहित शर्मा आगामी 2024 T20 विश्व कप में भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे। देख लेते हैं। आश्वासन दिया गया है कि रोहित शर्मा की कप्तानी भारत वेस्टइंडीज के बारबाडोस में T20 विश्व कप जीतेगा। यह घोषणा राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में एक कार्यक्रम के दौरान की गई, जहां स्टेडियम का नाम बदलकर क्रिकेट प्रशासक निरंजन शाह के नाम पर रखा गया। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि अभी किसका नाम बदला गया, तो निरंजन शाह जो नया निकल के आ रहा है तो इसको याद रखिएगा, राजकोट का नाम जो बदल के क्या कर दिया गया, निरंजन शाह रखा गया। ठीक है, मैच के बारे में देख लेते हैं। 2024 T20 विश्व कप 1 जून से 29 जून तक कैरेबियन और यूएसए में होगा, जिसमें 20 टीमें शामिल होगी। भारत का जो अभियान 5 जून को न्यूयॉर्क में आयरलैंड के खिलाफ शुरू होगा। उसके बाद 9 जून को पाकिस्तान के साथ इनका मैच होगा। तो टूर्नामेंट अपने 9वें संस्करण के लिए संयुक्त अमेरिका में 3 स्थानों पे और कैरिबियन में 6 स्थानों पे खेला जाएगा। ये कौन सा T20 होगा, 9वां T20 होगा। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में 3 स्थानों पर और कैरिबियन में यह 6 स्थानों पर खेला जाएगा। तो इस तरह से क्या क्वेश्चन बन के आता है देख लेते हैं। T20 विश्व कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में किसकी पुष्टि की गई, विराट कोहली, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, केएल राहुल, रोहित शर्मा। एक क्वेश्चन और बन रहा है कि T20 जो 2024 में T20 विश्व कप कहाँ आयोजित होने वाला है। भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कैरेबियन, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे। से सही आंसर है सी, कैरेबियन और संयुक्त राज्य अमेरिका। अब निकल के आ रहा थोड़ी सी जानकारी करंट अफेयर्स के हिसाब से। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक फंडिंग के लिए एक इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को अमान्य कर दिया है। थोड़ी सी समझते हैं ये क्या होता है और क्या क्वेश्चन इससे बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जो राजनीतिक फंडिंग के लिए जो इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को अमान्य कर दिया है। 5 न्यायाधीशों की पीठ वाली अदालत में 15 फरवरी 2000 को घोषणा की गई है। योजना नागरिकों के सूचना के अधिकार के उल्लंघन करती है। थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या जानकारी आपको इससे मिल सकती है। भारतीय स्टेट बैंक को निर्देश दिया गया है कि वह इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करना तुरंत बंद कर दे। इस पद्धति के माध्यम से दान का वितरण भारत चुनाव आयोग को प्रदान करे। मतलब कई बार होता है ना कि किसी को दान देना चुनाव पार्टी को, ये बहुत बड़ा डिटेल इसमें वीडियो बनाना पड़ेगा, बाकी आप थोड़ा सा जान लीजिए हल्का सा।
अदालत ने पाया कि काले धन से निपटने ऋणदाता की गोपनीयता बनाए रखने के लिए योजना का उद्देश्य अपर्याप्त औचित्य है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि काले धन के मुद्दे के समाधान के लिए चुनावी बॉन्ड कोई विशेष समाधान नहीं है। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं और क्या होता है, पूरी जानकारी थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आपको। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना सरकार द्वारा 2 जनवरी 2018 को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य नगद दान को प्रतिस्थापित करना और राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ाना था। इलेक्टोरल बॉन्ड प्राप्त करने की पात्रता जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 29A के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों की समिति थी, जिन्होंने पिछले लोकसभा विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट हासिल किए थे, तो उनके लिए ये था। लेकिन इस तरह से अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें रोक लगा दी है। राजनीतिक फंडिंग के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, क्या कहा, ये क्वेश्चन बन सकता है इस तरह से। इसका ऑप्शन देख लीजिए। इसकी संवैधानिकता को बरकरार रखा, योजना को अमान्य कर दिया, योजना में प्रस्तावित संशोधन, सरकार से और जानकारी मांगी। इसका सही आंसर है योजना को अमान्य कर दिया। एक क्वेश्चन और क्या बन रहा है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस आधार पर इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करने वाला घोषित किया? गोपनीयता का उल्लंघन, सूचना के अधिकार का उल्लंघन, धन का अनुचित वितरण, राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता का अभाव। इसका सही आंसर निकल के आएगा सूचना के अधिकार का उल्लंघन। अब न्यूज निकल के आ रही है, अबू धाबी में पीएम मोदी ने अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर BAPS मंदिर का उद्घाटन किया। थोड़ा सा इसका डिटेल जान जाते हैं, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अबू धाबी में बोचांसवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था BAPS ये भी आ सकता है, बोचांसवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था हिंदू मंदिर ने महंत स्वामी महाराज के नेतृत्व में 14 फरवरी 2024 को अपनी मूर्ति के अभिषेक का जश्न मनाया। यह समारोह बसंत पंचमी की सुबह को हुआ, जिसमें मंदिर के विभिन्न वर्गों परम ब्रह्म की श्री स्वामीनारायण भगवान की मूर्ति और अन्य देवताओं की मूर्ति की पूजा की गई। ठीक है, मंदिर का निर्माण संयुक्त अरब अमीरात के शासकों की उदारता से संभव हुआ। शेख मोहम्मद बिन जायद नहान ने 60 वर्ष के दौरान इसके निर्माण के लिए भूमि का योगदान दिया। यह मंदिर भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अंतर धार्मिक समझ और सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रतीक है। अबू धाबी में BAPS मंदिर मध्य पूर्व में पहला पारंपरिक हिंदू पत्थर मंदिर है। प्रतिष्ठा समारोह 1907 में स्थापित BAPS स्वामी नारायण संस्थान के संस्थापक शास्त्री जी महाराज की 159वीं जयंती के साथ मेल खाता है। संस्था ने 1997 से मंदिर की कल्पना की थी, जो अब साकार हो गई। इसमें क्या क्वेश्चन निकल के आ रहा है देख लेते हैं। अबू धाबी में BAPS मंदिर का क्या महत्व है? यह एक मध्य पूर्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। यह मध्य पूर्व में अकेला पारंपरिक हिंदू पत्थर मंदिर है। यह एक आधुनिक वास्तुशिल्प चमत्कार है। यह भारतीय समुदाय में एकता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। इसका सही आंसर है, यह मध्य पूर्व में पहला पारंपरिक हिंदू पत्थर मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा है टेक्नोलॉजी से। दुबई में बनेगी दुनिया की पहली एयर टैक्सी, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में हुए समझौते। थोड़ी सी जानकारी इसकी भी जान जाता है, क्या क्वेश्चन निकल के आएगा। दुबई ने विश्व शिखर सम्मेलन 2024 में दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते से दुबई में शहर व्यापी इलेक्ट्रिक एरियल टैक्सी सेवा और वारीपोर्ट नेटवर्क की तैनाती का मार्ग प्रशस्त होगा। वो एक तरीके से आप मान लीजिए रिसर्च की तरह से होगा कि कैसे दूसरे देश भी एयर टैक्सी कर सकते हैं। थोड़ा सा डिटेल अगर आपको जानना है, मैं थोड़ा सा बता दूं। ये जॉबी एविएशन S4 विमान नाम दिया गया इसका। यह पहला जॉबी एविएशन AS4 पर केंद्रित है, जो 4 यात्रियों और 1 पायलट के लिए डिजाइन किया गया है। जो 4 यात्रियों और 1 पायलट के लिए डिजाइन किया गया है, यह एक अभिनव विमान है। S4 में 6 प्रोपेलर है। यह 4 बैटरी पैक द्वारा संचालित है। इसकी अधिकतम सीमा 161 किलोमीटर और अधिकतम गति 321 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब 161 ऊंचाई पर किलोमीटर ऊंचाई पे जा सकेगा और 321 किलोमीटर प्रति घंटा से यह गति से चलेगा। ठीक है, एयर टैक्सी परियोजना के लाभ क्या होंगे? शोर का स्तर कम करने के लिए, परिचालन उत्सर्जन शून्य करने और यात्री सुविधा को बढ़ाने का वादा किया गया है। शहरी परिवहन में दक्षता और सुरक्षा स्थिरता का लक्ष्य इसमें रखा गया है। इस तरीके से इसमें क्वेश्चन निकल के आ रहा है, कौन सा शहर विश्व की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू कर रहा है? सिंगापुर, दुबई, टोक्यो, न्यूयॉर्क। इसका सही आंसर है दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा है केंद्र की एक योजना से, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसके बारे में जान जाते हैं। थोड़ा सा जानकारी आपको रखनी पड़ेगी, इसमें क्वेश्चन बन सकता है।
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी 2024 को इस योजना के शुभारंभ की घोषणा की। 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवास इस प्रोजेक्ट में 75,000 से ज्यादा करोड़ का निवेश किया जाएगा। इसको जो है सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का जो है पीएम सूर्य घर .gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन बन रहा है थोड़ा देख लेते हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य क्या है? निःशुल्क जल आपूर्ति प्रदान करें, छत पर बागवानी को बढ़ावा देना, 1 करोड़ घरों पर मुफ्त बिजली को से रोशन करना, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना। इसका सही आंसर निकल के आएगा 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली से रोशन करना। देखिए अब अगला जो जीके का क्वेश्चन, न्यूज का क्वेश्चन जो बन के आ रहा है ये पाकिस्तान से आ रहा है। पाकिस्तान आम चुनाव नेशनल असेंबली में निर्दलियों ने 93 सीटें जीती, PMLN को 75 सीटें मिली और PPE को 54 सीटें मिली। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने 12 फरवरी 2024 को आम चुनाव का पूर्व परिणाम जारी किए, जिसमें राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभा में राजनीतिक दलों की प्रारंभिक स्थिति का विवरण दिया गया। तो इसको जान लीजिए, आपके नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। नेशनल असेंबली बोला जाता है पाकिस्तान के में। नेशनल असेंबली में 266 सीधे निर्वाचित सदस्यों में से निर्दलियों की संख्या 93 सीटें जीती। 75 सीटों के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो नवाज शरीफ की है PMLN और 54 सीटों के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिले हैं। ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीके इंसाफ PTI से जुड़े सूत्र उम्मीदवारों से अपने जो संसदीय सीट हासिल की है उनमें सेना समर्थित जो PMLN की 70 बहुमत हासिल करने के लिए संभावना उसमें कम हो गई है। इस तरह से जेल में जो बंद है पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की PTI और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की PML दोनों ने जीत का दावा किया है, लेकिन किसी भी एक पार्टी को नेशनल असेंबली में बहुमत नहीं मिला है, जिससे गठबंधन बनाने की संभावना बन रही है और इसी से गठबंधन की सरकार बनने वाली है। तो इसमें क्या क्वेश्चन बन रहा है? आम चुनाव में अधिकांश सीटें जीतने वाले स्वतंत्र उम्मीदवार बड़े पैमाने पर संबंध है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ PTI। इसका सही आंसर है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ PTI, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी है। नेक्स्ट न्यूज निकल के आ रही है, कतर से है। कतर ने जासूसी के आरोप में जो खाड़ी देश में हिरासत में लिए गए 8 पूर्व भारतीय नागरिकों को रिहा कर दिया है। भारत की इसमें बहुत कूटनीतिक जीत हुई है, जिसमें से कतर ने 8 पूर्व भारतीय नागरिकों को रिहा कर दिया है, जिन्हें जासूसी के आरोप में खाड़ी देश में हिरासत में लिया गया था। इन दिग्गजों को अगस्त 2022 में हिरासत में रख लिया गया था। क्या क्वेश्चन बन के आ रहा देख लेते हैं। कतर में भारतीय नौसेना कर्मियों को हिरासत में लेने का कारण क्या कारण था? नशीली दवाओं की तस्करी, जासूसी, आतंकवाद, अवैध आप्रवासन। इसका सही आंसर है जासूसी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्रिकेट से निकल के आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में भारत को 79 रन से हराकर अंडर 19 पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2024 जीत लिया है। थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है इसमें। ऑस्ट्रेलिया ने 11 फरवरी 2024 को दक्षिण अफ्रीका के बेनोनी में, कहां पे होता दक्षिण अफ्रीका के बेनोनी में फाइनल में भारत को 79 रनों से हराकर अंडर 19 पुरुष वनडे क्रिकेट कप जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट पर 253 रन बनाए थे। 254 लक्ष्यों का लक्ष्य पीछा करते टीम इंडिया 174 रन पर आउट हो गई थी। कोई क्वेश्चन बन रहा है इसमें देख लेते हैं। 2024 अंडर 19 वनडे क्रिकेट विश्व कप देश किसने जीता? भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड। इसका सही आंसर है इंग्लैंड। EFO ने, देखिए EFO के बारे में जान जाइए। EFO जो कर्मचारी है, EFO ने 2023-24 के लिए कर्मचारियों का भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर बढ़ाकर 8.25% कर दिया है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EFO ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर 8.25% की ब्याज दर निर्धारित की है। यह निर्णय 10 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में आयोजित केंद्रीय न्यासी बोर्ड EFO की 213वीं बैठक के दौरान किया गया। कौन सी बैठक थी? 235वीं बैठक। ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है, तो इसको याद रखिए कि ये जो EPFO की कौन सी बैठक थी? तो ये थी 235वीं बैठक। ठीक है, इसमें क्या क्वेश्चन बन के आ रहा है? EPFO का पूर्ण रूप क्या कहेगा? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक प्रोटेक्शन एंड फाइनेंशियल ओवरसाइट, एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन एंड फाइनेंशियल ऑपरेशंस, एसेंशियल प्रोविडेंट एंड फंड ऑब्लिगेशन। इसका सही आंसर है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा है। सुमित नागल ने टेनिस चेन्नई ओपन ATP चैलेंज ट्रॉफी जीती है। थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें क्या निकल के आ रहा है। सुमित नागल ने 11 फरवरी 2024 को
टेनिस चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंज फाइनल जीतकर जो उनका 5वां चैलेंज खिताब था। इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा ये देख लीजिए। 11 फरवरी 2024 को आयोजित टेनिस चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंज फाइनल में कौन विजयी हुआ? प्रजेस्ने गुरस्टन, रोजर फेडरर, लुका नार्दी और सुमित नागल। इसका सही आंसर क्या है? सुमित नागल। देखिए इसके बाद नया क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है ये भी देखिए। एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है मैं आप लोग लेके आता हूँ, ये रिवीजन आप करिए। कहीं ना कहीं एग्जाम में इनके आने की संभावना 90 से 95%। नई दिल्ली विश्व कप पुस्तक मेला 2024 10 से 18 फरवरी 2024 तक चलेगा। इसको थोड़ा जान जाते हैं। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2024 10 फरवरी 2024 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान पर शुरू हुआ। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 9 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। पुस्तक मेले का विषय बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा है। इस वर्ष सऊदी अरब सम्मानित अतिथि होगा। तो क्या क्वेश्चन थोड़ा सा इसको बन के आ जाएगा। पहला इसका फुल फॉर्म क्या पूछ सकता है? शॉर्ट फॉर्म देगा NDWABF। तो इसका न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर ये बन जाएगा। प्रकाशन जगत का एक महत्वपूर्ण आयोजन है। साहित्य उत्कृष्टता के 51 वर्ष का जश्न मना रहा। साहित्य उत्कृष्टता के 51 वर्ष का जश्न मना रहा। NDWBF 2014 10 से 18 फरवरी 2024 दिल्ली में प्रगति मैदान पे निर्धारित चल रहा है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ गया कि कब चल रहा है, कौन सा वर्ष मना रहा है। जब इस दो क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ेंगे तो 5 से क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछेगा तो आपसे बन जाएगा।